हाई स्कूल केमिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही लाभकारी होगा। और उन्हीं में हम कुछ चीजें जानते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का पहला लेसन जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं आप देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं आप लोग जानते हो। रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको या आप जानते हो अभिक्रिया तब मानी जाती है। अभिक्रिया होता क्या है? अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन, किसी चीज का परिवर्तन हो। अब वो परिवर्तन के कारण जब कोई परिवर्तन संभव हो या परिवर्तन हो तो परिवर्तन के फलस्वरूप जो भी चीजें बनती हैं उसी को हम अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने केमिकल हो उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे हम कोई भी केमिकल लें या कोई भी रासायनिक चीज लें, जैसे हमने कहा कि अगर हम H2 ले लें हाइड्रोजन और प्लस O2 ले लें, तो देखिए हाइड्रोजन लिया, इसको भी हमने क्या कहा, एक गैस है। O2 भी क्या है, एक गैस है। हमने जब इनको क्रिया कराया, अब क्रिया कराया तो इनसे क्या बना, जल बना। अब देखिए जल बनने पर जब जैसे हमने इसको जल बना लिया तो देखिए क्या था, ये गैस था, ये भी क्या था, गैस था। लेकिन जैसे ये परिवर्तन हुआ तैसे ये क्या हो गया, द्रव हो गया, लिक्विड हो गया। अब जैसे लिक्विड में हम जानते हैं कि द्रव जो होता है उसमें किसका परिवर्तन हुआ, अवस्था का परिवर्तन हुआ, अवस्था परिवर्तित हो गई। पहले अवस्था गैस का था, गैस का था, उसके बाद जब इसमें परिवर्तन हुआ तो क्या बना, जल बना। और जल क्या है, द्रव है। द्रव मतलब लिक्विड, आप जान ही रहे। इसके बाद आप देखिए, मान लीजिए समीकरण बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ H2 देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ लेकिन 1 है, तो यहाँ हम इसके आगे 2 कर लेते हैं। अब ये H2 क्या हुआ, 2 दूनाई 4 हो गया, हम इसके आगे कर लिए तो हम क्या हुआ, अब ये संतुलित हो गया। अभी हम आपको बताएंगे कि संतुलित और असंतुलित अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि अभिक्रिया होती क्या है। हमने अभी कहा कि अभिक्रिया का मतलब होता है परिवर्तन। किसी चीज में यदि परिवर्तन होगा तभी अभिक्रिया होगी, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो अभिक्रिया नहीं मानी जाएगी। अब अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप जब भी कोई अभिक्रिया या क्रिया के द्वारा वो परिवर्तन हो तो उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीजों का होना अति आवश्यक है, एक अभिकारक, क्या होना चाहिए, एक अभिकारक होना चाहिए। अब जैसे अभिकारक आप देख ही रहे हो, अभिकारक और अभिकारक जब अभिक्रिया करके चेंज होगा, बदलेगा, परिवर्तन होगा उसमें, तो वो उत्पाद बनाएगा। कभी अकेला अभिकारक हो सकता है या अभिकारक और भी हो सकते हैं, उत्पाद भी कई हो सकता है। तो अभिकारक जिसको हम अभिकर्मक भी बोलते हैं या रिएक्टेंट भी बोलते हैं, और उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जैसे अभी हमने कहा आपको कि जैसे हम कह दें कि नमक और प्लस हम जल को मिला लें, तो जो भी नमक और जल से मिलकर जो भी चीजें हमें मिलेगा, जैसे हमें कोई नमकीन चीज मिल गया, नमकीन जल मिल गया। अब जब नमकीन जल मिला तो इसका मतलब नमक और जल जब मिला तो हमें एक प्रकार का नमकीन जल मिला। अब इस नमकीन जल में हमने कहा क्या कि जब ये नमक था तो नमक सॉलिड था,
सॉलिड मतलब ठोस था, और जैसे ही इसको जल में घोला गया तो जल क्या है, लिक्विड है। अब जल के लिक्विड होने पर जो ये नमकीन जल बना, ये एक प्रकार का प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है। और उत्पाद और ये दोनों क्या है, अभिकारक है। अगर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है तो इसका मतलब अभिक्रिया हो रही है। अब अभिक्रिया जब भी होगी तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। अभिक्रिया वो क्या होगा, एक होगा अभिकारक और एक होगा उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद से जो भी चीजें हम प्राप्त कर लेते हैं उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होंगे, और उसी अभिकारकों के आपस में अभिकारक जब आपस में जुड़ेंगे तो उसी से क्या बन जाएगा, उत्पाद। अब अभिकारक एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कई अभिकारक हो सकते हैं। और जब कई प्रकार के अभिकारक मिलते हैं तो उत्पाद बनेगा। अब उसी के आधार पर अभिक्रिया जब भी बनाई गई तो कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे अभी हमने कहा कि सबसे पहले हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि अभिक्रिया यदि होगा तो अभिक्रियाओं में होने के लिए कई प्रकार की चीजों का परिवर्तन होता है। जैसे सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा, सबसे पहले परिवर्तन अवस्था का होता है। सबसे पहले अवस्था, अवस्था सबसे पहले परिवर्तित होती है। जैसे अभी हमने कहा कि ये क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। गैस गैस के मिलने से क्या बना, जल बना। अब जल क्या है, द्रव है, और ये दोनों क्या है, गैस। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, गैस गैस से जल बना तो जल क्या हुआ, द्रव अवस्था हुआ। तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरे चीज में क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। ताप में क्या है, जैसे हम ताप में परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में निरमा का यूज करता है, और वो जब भी निरमा पानी के बाल्टी में डाला जाएगा और बाल्टी के अंदर जब आप अपना हाथ लेकर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर हमें गर्म महसूस हो रहा है। अब वो गर्म महसूस होना, हमको पता चला कि इसमें कुछ न कुछ टेम्परेचर है, ताप है, उसी के कारण ये गर्म हो रहा है। अब जब भी वो गर्म होगा तो उसके ताप में परिवर्तन होगा। या आप देखते हो चूना पत्थर, जब भी हम चूना लेकर आते हैं, पानी में भिगो देते हैं, जल में उसको घोल देते हैं, तो जल में घोलने के बाद उसमें देखिए भाप जैसा निकलता है, गर्म हो जाता है, तो उसको देखिए ताप परिवर्तित हो गया उसका। जब ये सारे चीज परिवर्तित होते हैं तो कुछ न कुछ चीजों में और परिवर्तन हमको दिखाई देता है। जैसे रंग का परिवर्तन आप देखते हो, जैसे रंग का परिवर्तन का मतलब होता है हल्दी को पानी में डाल दीजिए तो देखिए उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो तमाम प्रकार के ऐसे हैं। अभिक्रिया का मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया हो जाना, अभिक्रिया का होने का मतलब परिवर्तन। परिवर्तन अवस्था में भी हो सकता है, उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है, उसके ऊष्मा में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, हर चीजों में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए परिवर्तन जब हो गया तो जान लीजिए अभिक्रिया हो गई, और परिवर्तन नहीं हुआ तो अभिक्रिया नहीं हुई। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभिक्रिया कई प्रकार से होती है। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है क्या, संयोजन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और उनके संयोग से उत्पाद बने, उनके संयोग से उत्पाद बने। जैसे हम आपको एक चीज बताते हैं,
जैसे हमने सबसे पहले कहा कि संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया को हम योगात्मक भी अपक्रिया कहते हैं, या हम इसी को योग अपक्रिया भी कहते हैं। योग या योगात्मक, इसी को हम योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। अब जैसे हमने कहा संयोजन अपक्रिया, संयोजन जैसे का मतलब होता है कि जैसे कोई ए प्रोडक्ट है, मतलब ए रिएक्टेंट है और प्लस कोई बी रिएक्टेंट है, इनसे संयोग करके क्या बनाया, ए बी बनाया, ए बी बना। इसका मतलब संयोजन हुआ, एक दूसरे में संयोजन हुआ कि नहीं हुआ। योगात्मक एक में जुड़कर एक का निर्माण से बी का निर्माण, दोनों अभी ये दोनों क्या है, अभिकारक है और इनसे जो बना वो उत्पाद है। जैसे हम आपको सबसे सरलतम बताएं, जैसे हम कह दें कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करें कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में रखें, जल का मतलब हुआ H2O। अब जैसे ही H2O में हम इसको इसके साथ क्रिया करते हैं तो देखिए क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ Ca अकेला है, यहाँ Ca भी एक है, O यहाँ देखिए O दो है तो होल ट्वाइस कर देने पर O भी दो हो गया, हाइड्रोजन भी दो हो गया। अब देखिए इसमें संयोजन में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से संयोग किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाया। अब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना तो संयोजन हुआ। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब अभिकारक एक हो या एक से अधिक हो, और चाहे वो परमाणु हो या तत्व हो या कोई यौगिक हो, कोई भी चीज हो, कोई भी कंपाउंड हो, तो जब वो आपस में संयोग करेंगे तो संयोग करने से प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, उसी को हमने क्या कहा कि संयोजन अपक्रिया। जस्ट इसी का उल्टा होता है वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का जस्ट उल्टा या विपरीत हम कह सकते हैं, इसका वियोजन होता है। संयोजन में देखिए इसी का जस्ट उल्टा, जैसे ये पहला अपक्रिया हम मान लें, दूसरी अपक्रिया क्या होती है, वियोजन। वियोजन अपक्रिया, दूसरा क्या होता है, वियोजन अपक्रिया। जस्ट संयोजन का उल्टा वियोजन होता है। संयोजन में देखिए कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, मतलब अभिकारक एक हो, उत्पाद क्या बनाए, दो। जस्ट इसी का उल्टा, संयोजन का जस्ट उल्टा होता है वियोजन अपक्रिया। और वियोजन अपक्रिया परीक्षाओं में अक्सर पूछा भी जाता है कि वियोजन अपक्रिया क्या है। अब वियोजन को हम अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, वियोजन को हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। और वियोजन अपक्रिया जस्ट संयोजन का उल्टा होता है। इसमें क्या था, अभिकारक दो थे, उत्पाद एक बन रहा था। इसमें अभिकारक एक है, उत्पाद दो बनेगा। जैसे हमने कहा कि जैसे कोई मान लीजिए आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं। अब जैसे ही ये देखिए वियोजित हुआ, तो वियोजन होने पर क्या हुआ कि CaO बना और प्लस क्या बना, CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब देखिए इसमें क्या था, अभिकारक एक था,
लेकिन उत्पाद कितने बने? 2 उत्पाद बना। एक क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जस्ट संयोजन का उल्टा वियोजन हुआ। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन का जस्ट उल्टा होता है, और चाहे जो चीजें हो उसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया करने के लिए या वियोजन अभिक्रिया होने के लिए 2 चीजों का होना होती है आवश्यक है। एक पहला क्या? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा दिया जाता है, और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा लिया जाता है। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा दिया जाए, और ऊष्मा शोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा लिया जाए। ये 2 प्रकार की अपक्रियाएं अभी हम आपको बताएंगे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। उससे पहले आपको संयोजन और वियोजन। अब देखिए वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार का होता है। एक ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, और तीसरा जो होता है वो विद्युत अपघटनीय वियोजन अपक्रिया। ये 3 प्रकार की अपक्रियाएं होती है। ऊष्मा वियोजन अपक्रिया या ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया क्या है? अभी हमने कहा कि जिसको ऊष्मा मिले, जिसको ऊष्मा मिले या ऊष्मा वियोजित जिसमें हो, उसी को हम ऊष्मा वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कभी कभी हमने आपको बताया है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के उपरांत गर्मियों के मौसम में हमें अक्सर गर्मी लगने लगती है, और ठंडियों के मौसम में इसका विपरीत हो जाता है। इसलिए जैसे हम आपको बताएं कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या है? जो दोनों तरफ हो, अभिकारक से उत्पाद की तरफ, उत्पाद से अभिकारक की तरफ हो। रिवर्सिबल अपक्रिया, जैसे हम कह दें उत्क्रमणीय अपक्रिया कि ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों तरफ हो सकती है। अब वो दोनों तरफ, जैसे अभी हम आपको एक उदाहरण बताएं, जैसे अभी हमने कहा उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया को आप जानिए रिवर्सिबल, जो दोनों तरफ हो, अभिकारक से उत्पाद की तरफ, उत्पाद से अभिकारक की तरफ। जैसे जैसे आप देखते हो N2 अब प्लस H2, NH3 बना। अब देखिए अगर H3 बना तो ये एक प्रकार की उत्क्रमणीय अपक्रिया हुआ। इसको हम संतुलित कर लेते। अभी हमने संतुलित की बात किया था कि संतुलित आपको अपक्रियाएं किसे कहते हैं, अभी आपको हम बताएंगे संतुलित और असंतुलित अपक्रियाएं किसे कहते हैं। थोड़ा इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब हुआ रिवर्सिबल अपक्रिया, जो अपक्रिया दोनों तरफ हो, अभिकारक से उत्पाद की तरफ और उत्पाद से अभिकारक की तरफ। हम इसको संतुलित कर देते हैं, और इसे आपको अभी संतुलित हम करना बताते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ हम 2 कर लेते हैं और यहाँ 3 कर देते हैं, संतुलित हो गया। अभी हमने एक बार बताया था कि अपक्रियाएं तब होती हैं जब परिवर्तन दिखाई दे, और परिवर्तन का मतलब हमने आपको बताया कि ये परिवर्तन अगर देखा जाए तो समांगी परिवर्तन है। समांगी परिवर्तन का मतलब क्या है कि N2 भी एक गैस है और H2 भी एक गैस है और अमोनिया भी एक गैस है। ये समांगी परिवर्तन हुआ, गैस गैस के मिलने से गैस ही बना है।
लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि उत्क्रमणीय अक्रिया, अगर हम इसी को उल्टा लिख देंगे, इसी को जस्ट उल्टा लिख देंगे, उत्पाद, अगर हम इसी को इधर ले आएंगे, देखिए ये उत्पाद से क्या बना, अभिकारक बना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती है कि जो अभिकारक से उत्पाद की तरफ और उत्पाद से अभिकारक की तरफ हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो अभिकारक से उत्पाद में तो चला जाए परंतु उत्पाद से अभिकारक की तरफ ना आए, अभिकारक से उत्पाद की तरफ लेकिन उत्पाद अभिकारक की तरफ ना आए, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं कि जो अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाकर समाप्त हो जाए, फिर वो वापस ना आए। जैसे आप परिवर्तन पढ़ते हो तो परिवर्तन तो केमिस्ट्री में दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमने कहा कि उत्क्रमणीय में दोनों तरफ हो जाता है लेकिन अनुत्क्रमणीय में दोनों तरफ नहीं होता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे आमाशय में या पेट में जाता है तो उसका क्या हो जाता है, क्षण हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम पुनः भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मतलब जो हमने खाया उसको पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक उत्पाद में जाके परिवर्तित हो गया, पचित हुआ भोजन अब दोबारा भोजन नहीं बन सकता। इसलिए ऐसी अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है कि जो अभिक्रिया एक तरफ कर दूसरी तरफ समाप्त हो जाए, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह होती है जो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बने। जैसे अभी हमने कहा कि N2 और 3H2 जो मिला है अमोनिया बना, तो यह एक प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह हैबरबिक द्वारा अमोनिया बनाया गया था, उसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो अभिक्रियाएं जो होती हैं उसी में सबसे पहले उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ हो उसे उत्क्रमणीय, और ऐसी अभिक्रियाएं जो एक तरफ से जाकर उत्पाद की तरफ समाप्त हो जाए, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हमें ये, अभी हमने एक जिक्र किया था आपको कि अभिक्रिया जब भी होगी तो कई चीजों का परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन समांगी भी हो सकता है, वो परिवर्तन विषमांगी भी हो सकता है, अवस्था के हिसाब से। ठोस ठोस हो जाएगा तो समांगी परिवर्तन होगा, ठोस से द्रव में चला जाएगा तो विषमांगी परिवर्तन हो गया क्योंकि अवस्था चेंज हो गई। लेकिन अभी हमने कहा कि गैस और गैस के मिलने से गैस ही तो बना था, इसलिए ऐसी अवस्था समांगी अवस्था होगी जिसमें अवस्था सेम, अभिकारक जो था वो उत्पाद की तरफ और उत्पाद जो है वो अभिकारक की तरफ। ऐसी अभिक्रियाएं हम क्या कहते हैं जिनको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अभिक्रियाएं जो होती हैं कई प्रकार की होंगी। अब उन्हीं अभिक्रियाओं में अभी हमने कहा कि संयोजन का जस्ट उल्टा वियोजन होता है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जस्ट उल्टा अनुत्क्रमणीय होता है। बस दोनों में फर्क क्या है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों तरफ होती है जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ समाप्त हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उसी अभिक्रिया का एक उदाहरण है कि जैसे अभी हमने कहा कि भोजन करने पर जब वो भोजन अमाशय में जाकर पचित हो जाता है तो पचित हुए भोजन को हम पुनः भोजन नहीं बना सकते।
ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अभिक्रिया में हमने आपको बताया, लेकिन अभिक्रियाएं और भी होती हैं। जैसे अभी हमने कहा कि संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ अणुओं की संख्या समान हो। दोनों तरफ किसके, अणुओं की संख्या भी समान हो। और अणुओं की भी संख्या समान हो, साथ साथ उनके द्रव्यमान भी समान हो। ऐसी अभिक्रिया को हम संतुलित अभिक्रिया बोलते हैं। और उसी अभिक्रिया से प्राप्त हुए रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, उसी से प्राप्त हुए रिएक्शन को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण का मतलब ये हुआ कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में अणुओं की संख्या असमान हो, प्लस उनके परमाणु द्रव्यमान भी क्या हो, असमान हो। ऐसे अभिक्रिया को हम असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं और उन्हें ही हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण बताएं, जैसे हमने कहा कि संतुलित, पहले हम असंतुलित को समझ लेते हैं। असंतुलित, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। इसी को हम कंकाली समीकरण बोलते हैं, असंतुलित। जैसे हमने कहा, अभी आपको एक उदाहरण बताए, जैसे अभी हमने कहा था, जिक्र किया था कि H2 और प्लस O2, H2 और O2 से क्या बना, जल बना। अब देखिए इसमें H2, इसको H2 का एक अणु बोला जाएगा। इसको H2 का क्या बोला जाएगा, एक अणु। और इसको O2 का भी एक अणु बोला जाएगा। अब अणु, एक अणु, दो, इसको भी हम एक अणु बोलेंगे। तो जल का भी एक अणु बना है, लेकिन अभी हमने कहा कि अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होना चाहिए, और द्रव्यमान भी समान होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अणु की बात करते हैं, फिर द्रव्यमान की बात करते हैं। हमने कहा कि अणु, यहां देखिए हाइड्रोजन का दो अणु है। कितने अणु है, दो। ऑक्सीजन का कितना है, दो। ऑक्सीजन दो है यहाँ, और हाइड्रोजन भी दो है। जबकि इधर हाइड्रोजन सिर्फ दो है, इधर ऑक्सीजन एक है। तो देखिए परमाणु समान नहीं है। अब जब परमाणु नहीं समान होगा तो उसका द्रव्यमान कहां से समान होगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, शुद्ध द्रव्यमान तो 1.008 AMU होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन का एक होगा तो इसके आगे दो से अगर हम गुणा कर दे तो दो हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो इधर हम दो से गुणा कर दे। अब देखिए 16 तो हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 2 इक्के 2। तो 32 और 2 कितना हुआ, 34 हुआ, 34 हुआ। इधर आप देखिए हाइड्रोजन का 2 है, तो 2 इक्के 2 प्लस कितना हो जाएगा 16, प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इधर कितना था, 34 था, उधर 18 हो गया, तो द्रव्यमान भी बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऐसे हम
समीकरण को कौन सा असंतुलित समीकरण करेंगे, जिसको हम कंकाली समीकरण कहते हैं। ना तो इसमें देखिए परमाणु बराबर है और ना ही द्रव्यमान बराबर है। अब इसको हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो उस समीकरण से जो संतुलन होगा उसमें अण भी बराबर होगा और उसका द्रव्यमान भी बराबर होगा। जैसे अगर हम इसी को असंतुलित को संतुलित समीकरण बनाएंगे, तो देखिए यहाँ H2 है, तो H2 है, वहां ऑक्सीजन कितना था, 2 था, 2 ऑक्सीजन बना कितना, तो H2 बना। अब इसके आगे हम 2 कर दें और यहां भी हम 2 कर दें। अब देखिए हाइड्रोजन 4 इधर भी हो गया, हाइड्रोजन 4 उधर भी हो गया, ऑक्सीजन 2 इधर भी है, ऑक्सीजन उधर। तो देखिए परमाणु का अणु भी बराबर और साथ साथ द्रव्यमान भी बराबर। तो अब ऐसे समीकरण को हम कौन सा समीकरण कहेंगे, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण अक्सर परीक्षाओं में आता है कि समीकरण को संतुलित कीजिए और 5 नंबर का दे देता है। और उसको संतुलित करने का सबसे सीधा तरीका क्या है कि उसके परमाणु को आप गिन लीजिए, जितने परमाणु हो और जितने परमाणुओं की कमी हो उसको अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ देखकर आप उस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका है। अगर आप इससे लांग जाओगे तो लांग को पढ़ने के लिए समीकरण को संतुलित करने की 3 विधि है और वही सबसे सरल विधि हम आपको बता रहे हैं, जिसको हम अनुमान विधि कहते हैं। अनुमान विधि ये सबसे सरल विधि है। तीनों विधि आप जान लीजिए। इसे ऑक्सीकरण अपचयन विधि होता है, इलेक्ट्रॉन अपचयन विधि होता है, ऑक्सीकरण अपचयन विधि होता है और एक ये आप देख ही रहे हो अनुमान विधि हमने जो भी बताया। तो ये समीकरण को संतुलित करने का सबसे सरल विधि होता है अनुमान। और हाई स्कूल की परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए और 5 इक्वेशन देता है, एक एक नंबर के दे देते हैं और कहता है इसी समीकरण को संतुलित कर दी। अब अगर आप 5 समीकरण को संतुलित कर दिए तो आपका 5 नंबर फिक्स है और बहुत कठिन भी नहीं आता है कि बहुत हार्ड आएगा, बहुत सिंपल रहेंगे। उनको आपको समीकरण को संतुलित करने का सबसे सिंपल तरीका है अनुमान विधि। तमाम प्रकार के ऐसे चीजें हैं जिनको हम अक्सर, जैसे आप देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ H2 है प्लस I2 है, गिव्स आउट हो गया HI, है कि नहीं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इधर H2 है, इधर I2 है, इधर HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो सीधा सिंपल चीज है कि हम यहाँ आगे ये असंतुलित है, इसी के आगे आप 2 लिख दीजिए, देखिए समीकरण संतुलित हो गया। हाँ एक चीज और भी है, समीकरण कभी कभी आप परीक्षाओं में देखोगे कि वो समीकरण संतुलित रहता है, तब भी बच्चे उसमें असमंजस में पहुंच जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या है, क्या संतुलित करना है। तो दिया हुआ समीकरण आप लिख दीजिए वही, बस परमाणु को गिन लीजिए, दोनों तरफ बराबर हो तो आप कह दीजिए कि संतुलित समीकरण। परीक्षा में अक्सर ऐसे दे देता है, कोई एक समीकरण संतुलित करके दे देगा और वो भी रहेगा उसी में, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। समीकरण सीधा संतुलित तो संतुलित है, उसमें कुछ मत करिए। तो समीकरण को संतुलित करने का अभी हमने कहा कि कई विधियां होती हैं, जैसे अभी हमने कहा अनुमान विधि। अनुमान विधि सबसे सटीक विधि होता है, सबसे सही विधि होता है। इसमें आप अणु और परमाणु को गिन लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि अभिक्रिया में या इस समीकरण में परमाणु जैसे ही आपने संतुलित कर दिया, द्रव्यमान अपने आप संतुलित हो जाएगा, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसमें ना तो आपको अवस्था से कोई मतलब है, ना तो आपको ताप से कोई परिवर्तन का मतलब होता है, इसमें सिर्फ समीकरण को संतुलित करने से मतलब होता है। इसलिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताएंगे
जैसे अभी हमने कहा संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, हमने दोनों अपक्रियाओं आपको बताया। उत्क्रमणीय अपक्रिया हमने बताया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया हमने आपको बताया, संतुलित अपक्रिया, असंतुलित अपक्रिया हम आपको बता ही रहे हैं। इसके बाद अभी वियोजन अपक्रिया के हमने पार्ट बताए थे कि वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार का होगा। उसमें वियोजन अपक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, विद्युत अपघटन वियोजन अपक्रिया। तो विद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रिया भी अभी आप पढ़ोगे। तो अच्छा, अब देखिए ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब जिसको ऊष्मा चाहिए। प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया का मतलब होता है जिसको प्रकाश चाहिए। और विद्युत अपघटन वियोजन अपक्रिया, अपघटनी वियोजन अपक्रिया जिसको हम कहते हैं, उसको विद्युत का अपघटन करना चाहिए। अब विद्युत अपघटन आप जानते हो, विद्युत का अपघटन जो करे उसे हम विद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की अपक्रियाएं जो हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। उसमें वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो उसमें वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत अपघटनी वियोजन अपक्रियाएं, हम आपको इसको भी बताएंगे।